उस किस्से को भुलाने के लिए उन सारे नामों को मिटा दिया गया था। उनके साथ हर रिश्ता ख़त्म कर दिया गया और आज एक बार फिर वही सब कुछ दोहराया गया। बृजमोहन ने हर चीज़ को आजमा लिया। नीरव और तेजस दोनों ने भी बहुत छानबीन की, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लगा। एकदम से सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई। न जाने उसे ले जाने वाला कौन था। ये एक आम किस्सा नहीं था, एक ऐसा किस्सा था जिसने पूरी हवेली को हिला दिया। कयामत जैसे उस हवेली में आकर टूटी थी। हर रात से पर्दा उठने वाला था। उनमें शामिल हर एक नाम इंतजार में था। वह आदमी अपनी तरफ से पत्ते फेंकते हुए खेल की शुरुआत कर चुका था। अब उसे खेल को अंजाम तक पहुंचाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। सो अब देखने वालों ने सिर्फ देखना था। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वह थक चुकी थी। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, जबकि उसके फड़फड़ाहट से भी सामने वाले पर कोई असर नहीं हुई थी। न जाने क्यों, लेकिन ना कोई जवाब और ना ही कोई धमकी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई थी। करीबन 3 घंटे के बाद गाड़ी मंजिल पर आकर रुकी। रात काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। उसकी भूख प्यास सब कुछ गायब था। शायद काफ़ी देर फड़फड़ाने के बाद, थकावट के बाद, सीट से गर्दन टिका कर वह नींद की वादियों में उतर गई। गाड़ी रुकने का उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सामने वाले ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा, फिर उससे झुककर उठा लिया। वह उसे अपने बाजुओं में समेट कर ही घर के अंदर ले आया। अब आंगन में टहलती हुई उसकी माँ बड़ी परेशानी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे एक नज़र देखते ही बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी थी। ये तुम कहाँ थे तरुण? और ये कौन है? और उसके चेहरे पर परेशानी बिखर गई। वह आवाज़ सुनते ही उसे अपनी पोजीशन का पता हुआ। नींद खुलते ही वह फड़फड़ाई थी और सामने वाले ने उसे ज़मीन पर उतार दिया। सहारा देकर उसे अपने पास खड़ा किया और फिर हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। तेज रोशनी में उसकी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी। उसने सिर झुकाकर आंखों को खोलना चाहा, तब तक वह हाथ बढ़ाते हुए उसके मुंह को आज़ाद कर चुका था और उसी वक्त उसकी पीठ पर खड़ा उसके हाथ खोल रहा था। उसने एक नज़र अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा। बस बिल्कुल सुन्न और पथराई हुई नज़रों से उन्हें उसे ही देखती रही, जबकि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह एकदम और ज़्यादा बढ़ा, उनके नज़दीक हुई। वह फिर धीरे से बोली, उससे कह दिया, आंटी जी। भावना देवी देखते ही हैरान हुई थी और जो उनके बारे में शक था उस पर विश्वास की मोहर साबित हो गई थी। उन्हें एक नज़र उसे सिर से पैर तक देखने के बाद पलटते हुए तरुण की तरफ देखा। वह सवाल भी नहीं कर पा रही थी, बस हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। जब वह चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया था। आपकी बहू, उसका शब्द गंभीर था जब उसने साथ खड़े आदमी को देखा और फिर उछलते हुए 2 कदम दूर हो गई। उसकी आंखों की हैरानी बढ़ चुकी थी। ये वही आदमी था जिसे वह रात के अंधेरे में भी पहचान सकती थी, जिसका शब्द, जिसका चुंबन, जिसका एहसास, जिनके जज्बात उसके सिर पर चढ़कर कई महीनों से उसके दिमाग को परेशान कर रहे थे। उसने आगे बढ़ते हुए उसे गिरबान से पकड़ लिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और कौन हो तुम? उसका शब्द इतना गुस्से में निकल रहा था कि आज तक उसने इतना गुस्सा कभी नहीं अपनाया था। उसने नरमी से उसके बाजू को छुड़ा लिया और फिर वह छटपटाते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। और पापा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुमने मुझे बर्बाद किया है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम यहाँ तसल्ली से ज़िंदगी बिता रहे हो। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है, बताओ। वह हमेशा की तरह सवाल पे सवाल करती, सवालों की बारिश करते हुए उससे जवाब मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो बहते हुए उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसके चेहरे की रंगत लाल थी, बिखरी हुई थी, सांस थर थर काँप रही थी। वजूद कांपता हुआ, दिल आसपास लिपटे हुए अंधेरे, उसे डरा देने के लिए क्या कुछ नहीं था वहाँ। उस वक्त वह आदमी उसके साथ मौजूद थी और फिर उसकी आंटी भी उसका दिमाग समझने से परहेज कर रही थी। जिस वक्त भावना उस हवेली से अपने बेटे के साथ निकली थी, उस वक्त वह बहुत छोटी थी, लेकिन उनके उम्र के हिसाब के बावजूद उनके चेहरे के नैन नक्श को वह पहचान गई थी। अच्छी तरह जानती थी कि ये भावना आंटी हैं, उसकी आंटी और सास भी हैं, जिनके बेटे से उसकी शादी बचपन में हुई थी, जब उसके अंकल जिंदा थे। अंकल की मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तरुण हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ उस हवेली से निकल गया था। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि भावना देवी का अफेयर किसी गलत आदमी के साथ चल रहा था। इसी वजह से उनकी माँ ने उसके पिता के दिमाग में भी यही सब कुछ भरा हुआ था और उसी के नतीजे में वे अचानक आने वाले हार्ट अटैक से जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद जितने साल वह हवेली में रही,
उसी हवेली में अक्सर ही कोई न कोई आता जाता रहता। न जाने वह कौन था, उसकी आंटी के साथ उसके आंटी के क्या संबंध थे। लेकिन ये बात उस वक्त सबके सामने आई जब एक रात वह चुप्पी से निकल गई। अपने बेटे के साथ ही वसुंधरा देवी ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था किसी गैर मर्द के साथ जाते हुए। जब वह शोर मचाती तब तक वह निकल चुकी थी और सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई थी। उन्होंने कई साल पहले ही अपने पति की सारी दौलत को अपने बेटे के नाम करवा लिया था। फिलहाल अब उन्हें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। उसे हवेली से चले जाने के बाद बृजमोहन ने उनसे हर संबंध खत्म कर लिया था। उनके लिए वह एक बचलन औरत साबित हुई थी जिसका पीछा करना और उसे वापस हवेली में ले जाना हवेली के लिए एक दाग से कम नहीं था। इलाके भर में ये खबर मशहूर हुई और बृजमोहन की काफ़ी बदनामी हुई। लेकिन अब तो इस बात को बीते कई साल हो चुके थे। उनके लिए भावना उनके दोस्त की पत्नी, बचपन में जोड़े गए रिश्तेदारी की वजह से अब उनकी समधन भी, अब इस सब इल्ज़ाम की वजह से वह उनके लिए मर चुकी थी। तेज सिंह अपने दोस्त के साथ ही उन्होंने अपने समधन के साथ भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। सिर्फ इसी वजह से उसकी परवरिश भावना के हाथों हुई थी और आज कई सालों के बाद अपने सामने उस बदचलन औरत को देखकर वह थम सी गई। आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा था। दिमागी तौर पर इस तरह परेशान थी कि जैसे ही सामने खड़े आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया तो वह बिल्कुल सुन हुई नज़रों से उसे देखने के बाद उसके बाजुओं में झूल गई। आज उसने जो कुछ बर्दाश्त किया था उसके बाद उसका दिमाग बुरी तरह से हिलकर रह गया था। उसने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में समेट लिया, फिर उठाकर कमरे में ले आया। भावना तो उस पर झुकी हुई थी, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए अपने बेटे पर अपना गुस्सा भी निकाल रही थी, जिसने न जाने कौन से बदले की आग में उस मासूम जान को सबक सिखाना चाहा था। जब उसे होश आया वह कमरे में अकेली थी। कमरे की शानदार बनावट ने उसे एक पल ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उस कमरे की खूबसूरती इतनी थी, उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। हर चीज़ बड़ी बारीकी से देख रही थी और सामने दीवार पर वह टंगी तस्वीर को देखकर सहम सी उठकर बैठ गई। काफ़ी देर वही तस्वीर में लगे फ्रेम में उसकी मुस्कुराहट को देखती रह गई, फिर सिर झुका लिया। वह आंटी का बेटा है, उसके पापा का दोस्त का बेटा है, उसी से तो उसकी शादी हुई थी, यानी ये उसका पति है। काफ़ी देर खुद से ही जंग करती रहीं। जब कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और उसने चेहरे पर बिल्कुल लापरवाही सजा ली थी। भावना देवी के साथ वह भी कमरे में दाखिल हुआ था। भावना देवी जल्दी से आगे बढ़ी, उसके हाथ को थाम लिया। कैसी हो मेरी बच्ची, तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसने अपने हाथों को वापस खींच लिया। मुझे आपकी झूठी मूठी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अपने घर छोड़ कर आओ, क्योंकि मैं वहीं सुरक्षित रहूँगी। उसका शब्द गुस्से में निकल रहा था। वह बड़ी हैरानी में पड़ गई थी। उसने जबरन अपना हाथ भावना देवी से छुड़ाया था। वह अब उसे गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। ये किस तरह की बात कर रही हो मेरी माँ से तुम? मेरी माँ से तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो, तरुण ने कहा। भावना देवी ने उसे टोका। आप और आपकी माँ तमीज़ के दायरे में रहकर बात करने के लायक नहीं। तमीज़ और बदतमीज़ी की बातें आप लोगों के मुँह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने वही सब कुछ दोहराया है जो कई साल पहले आपकी माँ के साथ ये सब कुछ हो चुका है। आपने मुझे भी अपनी माँ की तरह बदचलन साबित कर दिया। और वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था, उससे पहले कि वह उसके गुस्से का शिकार होती। भावना ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। रुक जाओ तरुण, रहने दो, ये सब शोभा नहीं देता। मर्द होकर औरत पर हाथ उठाना। बाहर जाओ, खबरदार। अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह से जुबान खींच लूँगा। तुम अगर हकीकत जानोगी तो फिर नफरत करोगी उन हवेली के लोगों से और खुद से भी, जिनकी गंदी पैदाइश हो तुम। उसका तेज गुस्सा देखकर वह डर से सिमट कर पीछे हो गई। भावना देवी ने उसे बाहर खींच लिया था। उसे आराम करने का कहकर खुद भी बाहर चली गई। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। उसके दिमाग में अजीब से विचार उठने लगे और उसने जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, वह गलत था। ये अंदाज़ा नहीं अपनाना चाहिए था उसे। फिर सिर झटकते हुए वह लेट गई। खाना साइड टेबल पर पड़ा पड़ा ही ठंडा हो गया। उसने एक निवाला भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारा और ना ही उस सिचुएशन में उसका दिल चाह रहा था कि वह आराम और सुकून से खाना खाए। इधर बृजमोहन हवेली में पूरी रात बिताने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला था। न जाने उसे ज़मीन निकल गई या आसमान। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन बृजमोहन के हाथों उसका पता नहीं चल पाया था। उस वक्त भी सोफे पर सिर गिराए बैठे थे जब अचानक ही उनके दिमाग में ख्याल कूद पड़ा और उन्होंने सिर उठाकर वसुंधरा देवी की तरफ देखा।
तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन के घर जा रही है, लेकिन वह उस रास्ते पर क्या कर रही थी? ड्राइवर बता रहा था जिस रास्ते पर वह किडनैप हुई, वह रास्ता तुम्हारी बहन के घर नहीं जाता। आखिर वही हुआ जिसका वसुंधरा देवी को डर था। उनका शक उसकी तरफ चला गया। वह बस सिर झुकाए बैठी रही। शायद ड्राइवर ने कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लिया होगा। आप बेवजह शक कर रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त ड्राइवर को बुलाया। वह उनके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा कोई प्लान था या तुम किसी के साथ मिले हुए थे? उन्होंने ड्राइवर को गिरेबान से पकड़ लिया। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए काट दी जाएगी। और वह जानता था कि सामने वाला बृजमोहन चौहान अगर कह दिया तो वह करके भी दिखाएगा। उसने कांपते हुए सारी हकीकत उनके सामने खोलकर रख दी। मुझे वसुंधरा मैडम जी ने कहा था कि मैं उन्हें इस इलाके से दूर फ्लैट में छोड़ दूं। मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। वह ये सब होने के बाद उन्होंने पलटते हुए एक बार फिर वसुंधरा देवी के चेहरे को देखा, फिर एकदम उठते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। मुझे सच सच बताओ, हकीकत क्या है, वरना तुम जानते हो ये रात तुम्हारी इस हवेली में आखिरी रात भी हो सकती है। उनका गुस्सा इस तरह बढ़ गया कि वसुंधरा देवी वहीं सिमट गई थी। उन्होंने वसुंधरा देवी को घसीटते हुए कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। वसुंधरा देवी, तुम इस वक्त मेरे सामने बैठकर अपनी जुबान से सिर्फ सच उगलोगी, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें भी इस हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। फिर वसुंधरा देवी ने जो हकीकत उनके सामने खोली, वह गुस्से से दहाड़ उठे थे। उनकी तरफ बढ़े थे। उनके थप्पड़ों ने वसुंधरा देवी के चेहरे पर निशान छोड़ दिए। ये जो कुछ तुम कह रही हो सच है? उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनके कांपते हुए हाथ उस वक्त वसुंधरा देवी के गर्दन पर थे। बृजमोहन, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने जो कुछ किया डर में आकर किया। मैं सिर्फ उसकी जान बचाना चाहती थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे बस एक बार तुम्हारी बेटी मिल जाए, उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी के साथ क्या करना है ये मैं तय कर चुका हूँ। वसुंधरा देवी को मालूम हो चुका था कि उनकी हैसियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। बृजमोहन अगर उन्हें इतनी ऊंची चोटी पर बिठा सकते थे तो उसे ज़मीन पर गिराने में ज़रा भी ना हिचकिचाते। फिर वह किसी काबिल नहीं रह जाती। बृजमोहन के लिए ये हकीकत कपा देने के लिए काफ़ी थी। उनकी बेटी किसी की पत्नी होते हुए भी किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। न जाने अभी कितनी आफत आनी और देखनी बाकी थी। इधर भावना देवी के घर पर वह पूरी रात ही बेमकसद करवटें बदलती रही। सुबह के बाद उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख जल्दी ही भूख की वजह से खुल गई। उसने रात भी कुछ नहीं खाया था। बेड से उतरते हुए वह कमरे से बाहर निकल आई। घर काफ़ी शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। वे लोग यहाँ रहते थे और उसके पिता को मालूम ही नहीं था। सीढ़ियाँ उतरते हुए वे नीचे आई तो भावना के साथ तरुण नाश्ता कर रहा था। वह भी बिना किसी झिझक के नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। भावना ने नाश्ता उसके सामने रखा। वह बेदिली से सिर झुकाए खाने लगी। उसे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन वह उन लोगों के बीच नहीं बैठना चाहती थी। उसके चेहरे पर उस वक्त सिर्फ नफरत थी। खाना खाने के बाद उसने सिर उठाकर सामने बैठे हुए तरुण की आंखों में देखा। मुझे घर छोड़ दो, पापा के पास। पापा को इस हकीकत के बारे में भी खबर दे दो। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं। छोड़ आऊँगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पिता की अकल ठिकाने नहीं आएगी जब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हें एहसास हो जाएगा उस हवेली में मेरी माँ के साथ क्या कुछ हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी आपकी माँ के साथ जिसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं। मेरे कमरे में आकर आपने मुझे बदनाम किया, मेरी ज़िंदगी को परेशानी का शिकार बनाया और अब मुझे यहाँ कैद करके बैठे हैं। वह चीख पड़ी थी, मेरे सामने अपनी आवाज़ को नीचे रखकर बात करो। भावना चुपचाप उन दोनों को झगड़ते हुए देख रही थी। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो ये तुम्हें यहाँ मालूम नहीं होगा। उस वक्त मालूम होगा जब तुम अपनी जुबान से सच सुनोगी। वह बस सर झुकाए रोती रही। भावना उसके साथ काफ़ी नरमी से पेश आ रही थी, लेकिन वह एक ही बात पर अटकी हुई थी। आखिरकार भावना को इस बात को मानना ही पड़ा। अनाया को उसके घर छोड़ाओ प्लीज़ बेटा। ये सब कुछ वह इस कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नहीं माँ, मैं उसे इस बार सिर्फ छोड़कर नहीं आऊँगा। आप भी मेरे साथ चलोगी। इस बात पर भावना देवी ने अपना मुंह मोड़ लिया। मैं मरकर भी उस हवेली में दोबारा वापस नहीं जा सकती। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। वह बिल्कुल गंभीर होती कमरे में चली गई थी। नहीं माँ, आपको जाना ही होगा। आखिरी बार इस हकीकत और साजिशों से पर्दा उठाने के लिए जो आपके साथ बीत गई है,
जिसके बाद आपको बदचलन मशहूर कर दिया गया था। उस हवेली का बच्चा बच्चा आपको बदचलन कहता है। आपको अपने किरदार की सफाई देने के लिए वहाँ जाना ही होगा। मैं आपके साथ हूँ। इधर बृजमोहन अपनी बेटी और पत्नी की बातों को सुनकर परेशान हो चुका था। उसकी बेटी नहीं मिली थी और जो खबर उसे वसुंधरा देवी की तरफ से मिली थी, उसके बाद तो उसके रहे सहे होश भी चले गए थे। उसी शाम वो अपने कमरे में था। हवेली में एक मातम सा छाया हुआ था। नीरव और प्रणव अभी कम उम्र के थे। प्रणव की उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी और नीरव की उम्र 18 साल की थी, लेकिन उसके बावजूद वह कड़ी मेहनत कर रहे थे कि उनकी बहन मिल जाए। इलाके भर में ये खबर फैला दी गई थी। उनका बाहर आना जाना ख़त्म हो गया। जब आधी रात बीती, रात के अंधेरे के साथ साथ उनका दिल भी अंधेरे में डूबता जा रहा था। ये रात भी बिल्कुल क़यामत जैसी होने वाली थी। वह दहलते हुए दिल को संभाल कर कमरे से बाहर निकले। वसुंधरा देवी सोफे पर अपना सिर गिराए बैठी थी। उनकी हैसियत, उनकी औकात, उनका नाम, उनका रुतबा, सब कुछ बदल चुका था। बृजमोहन ने पल भर उन्हें उनकी औकात से मिलवा दिया था। जब सामने के दरवाजे से अंदर आने वाली बेटी को देखकर बृजमोहन के कदम जोर से वहीं जम गए। पीछे खड़े आदमी के तरफ बढ़ते हुए वह रुक से गए। ये मंजर देखकर सभी परेशान थे। भावना देवी भी उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई हो। वसुंधरा देवी जल्दी से आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह बेकाबू रो रही थी, जबकि वह दरवाजे के अंदर उस बेजान आदमी की पीठ से निकलने वाली परछाई को देखकर एक पल के लिए सारी हवेली बिल्कुल सन्नाटे में हो गई। उनके रगों में 20 साल बीते सारे जख्म ताजे हो गए थे। उनके रगों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। जैसे हर मंजर ने पलटकर उसे देखा था। कितने साल बीत गए थे और उन सालों ने उनके चेहरे पर गहरी लकीरें छोड़ दी थी। आंखों में आंखें डालकर वह बृजमोहन को देख रही थी जब वो हैरानी से कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़े और फिर उनके पास आकर खड़े आदमी को देखा। कोई भी कुछ समझने के लायक नहीं था। किसी के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहन के आने की खुशी में नीरव प्रणव भी बाहर आ गए। नीरव ने आगे बढ़कर तरुण का गिरेबान थाम लिया। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हवेली के इज्जत पर हाथ डालो? उसने नरमी से अपने गिरेबान से हाथ हटाते हुए उसे दूर धकेल दिया था। अगली बार मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले याद रखना, ये तरुण का गिरेबान है और मेरी तरफ उठने वाले हाथों को मैं तोड़ दिया करता हूँ। वे बिल्कुल अपने पिता जैसा रुतबा और शब्दों में बात कर रहा था। उनकी तरह बिल्कुल कदकाठी थी। उन्हीं के नैन नक्श थे। बृजमोहन की नज़रें बिल्कुल उस पर गड़ गई थी। क्या हुआ अंकल जी? मुझे देखकर आप हैरान रह गए। हाँ, मैं ही हूँ, आपका जिगरी दोस्त तेज सिंह का बेटा तरुण हूँ और आपका दामाद तरुण और अपनी माँ का चहीता बेटा तरुण। क्यों आए हो तुम यहाँ पर इस औरत को इस हवेली में लेकर? मेरी बेटी तुम्हारे पास थी, यानी ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही पत्नी पर हाथ डालते, उसे बदनाम करते हुए? वह तुम्हारी ही पत्नी है। तुम दोनों की बचपन में शादी हुई थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम्हारी परवरिश जिस हाथों में हुई है, तुम्हारा चाल चलन भी उसी तरह का होगा। वह बस चुपचाप सुनता रहा। भावना देवी ने सिर झुका लिया। वह 2 कदम चलता हुआ वसुंधरा देवी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानी है और ये भी सच है कि आप लोग कहानी बनाने में काफ़ी माहिर भी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को अपनाऊं और आपकी बेटी को इज्जत दूं, तो आज आपको अपनी बनाई हुई कहानी सबको सुनानी पड़ेगी, वरना मैं खड़े खड़े आपकी बेटी को यहीं डिवोर्स के नाम पर छोड़कर चला जाऊंगा। हमेशा के लिए ये बच्चा नाजायज़ कहलाएगा। आपकी बेटी बदचलन साबित हो जाएगी। बृजमोहन दहाड़ उठे थे और वह पलटकर उन्हें देखने लगा। आपने हमेशा सुनी हुई बातों पर यकीन किया, आंखों देखी पर नहीं। अगर मेरी माँ को मेरे पिता की निशानी मानकर रखा होता तो शायद ये नौबत ना आती। शायद आपके घर में उन्हें अपनी इज्जत का डर न होता। बृजमोहन ने सवालिया नज़रों से पलटकर अपनी पत्नी को देखा था। तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुमने वसुंधरा देवी को किसी के साथ यहाँ से फरार होते देखा था? और वह आदमी कौन था जिसके साथ मेरी माँ की मुलाकातें होती थी? ये ज़रूर बताएंगी, क्योंकि ये इनकी समधन भी हैं। भावना ने पहली बार इस बहस में हिस्सा लिया था। यहाँ हर एक आदमी जानने को तैयार खड़ा है, ये जानने के लिए कि हकीकत क्या थी, उस दिन क्या हुआ था। और अगर आपने सच के अलावा कुछ और भी उगला तो आपकी बेटी के साथ वही सब कुछ दोहराया जाएगा, जो मैं दोहराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में एक बार फिर कोई भावना जैसी जन्म ले। फिलहाल ठीक होगा कि अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ सच निकालो। आज बारी भावना देवी के हाथों में आ गई थी। आज वे अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना रुतबा वापस हासिल करने के लिए यहाँ आई हुई थी।
वह भी अपने बेटे के साथ। और उसी दिन वसुंधरा देवी ने तंग आकर हाँफते हुए उस हकीकत से पर्दा उठा दिया जो सालों से सिर्फ उसके दिमाग में दफन थी। भावना देवी के साथ मैंने हमेशा नफरत की, क्योंकि मुझे आपका दोस्त और उसकी पत्नी भावना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह इस हवेली में रहे। वजह तेज सिंह थे। तेज सिंह का रिश्ता पहले मेरी बहन से हुआ था, जबकि मैं भी तेज सिंह को पसंद करती थी। उन्होंने ऐन वक्त पर उस मंगनी को ख़त्म करके भावना देवी से शादी कर ली। तब से ही मुझे भावना देवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने मेरी बहन को ठुकराकर भावना देवी को अपना लिया था। घर वालों के फैसलों के हिसाब से मेरी शादी भी बृजमोहन के साथ जोड़ दी गई। भावना को तेज सिंह मिल गए थे। भावना की शादी तेज सिंह से कर दी गई थी। यही आग मेरे दिल में बहुत तेज जल रही थी। मैं भी तेज सिंह को ही पसंद करती थी, लेकिन मेरी शादी बृजमोहन से हो गई थी। यहीं से मेरे दिमाग में नफ़रत ने जगह बना ली थी। हर एक काम में भावना को नीचे दिखाना, हर बात में उसे छोटा महसूस करवाना, तेज सिंह की नज़रों में उसे गिराना। लेकिन उसके बावजूद ये सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। और तेज सिंह तो भावना को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। वक्त बीतने के साथ जहाँ भावना ने एक बेटे को जन्म दिया, वहीं हमारे यहाँ पहली औलाद बेटी हुई। ये भी मेरी जलन की एक वजह थी। परिवार भर में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वसुंधरा देवी के अंदर जलती हुई आग और ज़्यादा भड़क चुकी थी। उन्होंने हर मुकाम पर भावना देवी को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार और अपनी सादगी की वजह से वह हर एक की नज़रों में अच्छी इज्जत और पहचान बना चुकी थी, जिसे गिराना वसुंधरा देवी के लिए आसान नहीं था। और जब उस दिन अचानक तेज सिंह हार्ट अटैक के शिकार हो गए थे। हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अस्पताल ले जाने तक में उनकी जान चली गई थी। भावना की ज़िंदगी में अंधेरे फैल गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी के कठिन राहों में तेज सिंह कभी उनसे अपना दामन छुड़ाकर चले जाएंगे, उन्हें अपने मासूम बेटे के साथ अकेला छोड़ देंगे। तेज सिंह के मृत्यु के बाद ही परिवार भर में ये बातें होने लगी थी कि अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा तो तुम इस हवेली का बंटवारा कर सकते हो, क्योंकि तेज सिंह और बृजमोहन बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। उनका कारोबार, उनका घर, उनकी हर चीज़ एक साथ खरीदी गई थी, बनाई गई थी। तो वे चाहते थे कि अब तेज सिंह के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद उनके बेटे के नाम कर दी जाए, और भावना अगर चाहे तो वह दूसरी शादी भी कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं। और ये खबर जब वसुंधरा देवी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने सिर पर जैसे बम गिरता हुआ महसूस किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी ऐसा सोच सकती थी। बृजमोहन अगर चुप थे तो भी नहीं, लेकिन भावना देवी ने खुद ही मना करते हुए कह दिया कि तेज सिंह के अलावा वह किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे भी उनके पास ज़िंदगी बिताने के लिए उनका इतना प्यारा बेटा मौजूद है। अपने बेटे से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा देवी के बेकरार दिल को करार नहीं आया। ये आग रोज़ रोज़ बढ़ता चला गया। जब उन्होंने वो घटिया मंसूबा बनाया, उस दिन अपने ही किसी रिश्तेदार को बुलाकर उन्होंने उसे अकेले भावना देवी के कमरे में जाने के लिए कह दिया। भावना देवी के साथ उनके रिश्तेदार ने वही गंदी हरकतें की। वे आदमी अपने जिस्म की भूख मिटाकर जा चुका था। उन्हें देखने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बनी, और भावना ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत नीलाम होने से बचाई थी। इससे पहले कि बृजमोहन के सामने शिकायत लेकर पहुंच जाती और सारा राज उगल देती, वसुंधरा देवी ने उन्हें धमकियां देते हुए वहां से निकल जाने के लिए कह दिया। ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने ये राज बाहर निकालने की कोशिश भी की तो हमेशा के लिए उनके बेटे को उनसे छीन लिया जाएगा, और ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया जाएगा जो उनके हित में अच्छा नहीं होगा। भावना ने कितनी ही विनती की थी, वही जानती थी, या फिर उनके भगवान जो उनके दुख को समझते। कोई सहारा नहीं था। दौलत तो पहले ही तेज सिंह के रहते हुए उनके नाम कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके सर पर किसी मजबूत हाथ का साया होना चाहिए था। कोई सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी जहां उनकी इज्जत सुरक्षित रहे। लेकिन वसुंधरा देवी को ये गवारा नहीं था। आखिरकार एक शाम अंधेरे में ही उन्होंने खुद ही वो हवेली छोड़ दी। भावना को अपने बेटे और सामान के साथ उस हवेली से जाने के लिए कह दिया गया। उनके जाने के बाद वो बात मशहूर कर दी गई जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। कुछ झूठे सबूत, कुछ गवाह दिखाकर उन्होंने बृजमोहन को भी अपनी तरफ कर लिया, और कई सालों के बाद जब वे लोग इज्जत और अपने मकाम पर आ गए, आज हकीकत सबके सामने खुल चुकी थी। बृजमोहन हैरानी से अपनी पत्नी को देखते हुए सच को समझ रहे थे। उन्होंने उसी वक्त वसुंधरा देवी को धमकी दी वो यहाँ से निकल जाए,
यहाँ इस हवेली में अब उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन बच्चों ने उन्हें रोक दिया। वह सब उनसे गुस्सा ज़रूर थे, लेकिन वसुंधरा देवी को इस हवेली से चले जाने का हुक्म मिल चुका था। बृजमोहन के लिए ये आसान नहीं था, इतने बड़े गम से निकल पाना। उन्हें अच्छा खासा वक्त चाहिए था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी का कर्तव्य निभाने के बारे में सोचा। तरुण के साथ उसकी शानदार धूमधाम से विदाई की गई थी। वे अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए थे। बेहतरीन ढंग से सजी हुई खूबसूरत लहंगा पहने हुए वह तरुण के कमरे में बैठी थी। जब तरुण कमरे में दाखिल हुआ, वह मुस्कुराहट से उसका स्वागत कर रही थी। शायद ये पहली दुल्हन होगी जो पेट में बच्चा लिए अपनी सुहागरात मना रही थी। तरुण ने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया था और बड़ी देर तक उसकी निगाहों को देखता रहा। वह सच में बहुत ही खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। यही खूबसूरती तो तरुण को हमेशा हरा देती थी। उसने कितनी बार उसके साथ गद्दारी करने की सोची, लेकिन वह इस खूबसूरती के आगे हार चुका था। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ द्वारा किए गए अत्याचार के उस आग में जल रहा था। लेकिन वह चाहकर भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाया था, और आज वह सच में ही उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी सेज सजाए बैठी थी, और फिर मीलों की दूरियां उस रात ख़त्म हो गई थी। सारे गिले शिकवे भी उन दोनों ने आपस में ख़त्म कर लिए थे। इनाया ने 9 महीने के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, और उनके घर में खुशियों के चिराग जल उठे थे। इनाया ने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया था। आज तरुण और इनाया दोनों अपने पिता के पास बैठे उन्हें मना रहे थे कि वे वसुंधरा देवी को घर ले आएं, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे। भावना देवी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके दरवाजे पर उसे लेने जाऊं। अगर उसे आना है तो वह आ सकती है, लेकिन मैं उसे कभी लेने नहीं जाऊंगा और ना ही उसके साथ अपना संबंध ठीक करूंगा, बृजमोहन ने कहा। मेरी बरसों की दोस्ती को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया था, अपने मतलब के लिए, और मेरे दोस्त की विधवा पत्नी पर बदचलन औरत का धब्बा लगा दिया था। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वह एक बेवफा औरत है। जिस औरत को पहले दिन से ही अपना पति अच्छा नहीं लगता, उस बेवफा औरत के लिए मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं अपने बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, और अपने दामाद को भी। कुछ दिनों के बाद वसुंधरा देवी की तबीयत खराब हुई तो सभी उन्हें यहाँ हवेली में लेकर आ चुके थे, लेकिन बृजमोहन उनके करीब तक नहीं गए। उन्हें देखना तक भी गवारा नहीं समझते थे। उन्होंने कहा, वसुंधरा देवी के लिए यही सज़ा है कि मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि वसुंधरा देवी ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। वह तो सिर्फ तेज सिंह के लिए इस घर में आई थी, और उसी की पत्नी पर इतने सारे अत्याचार किए। मुझसे तो उसने कभी प्यार किया ही नहीं। वह मेरी बच्चों की माँ जरूर है, लेकिन अब मैंने वसुंधरा देवी को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है। मुझे वसुंधरा देवी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बच्चों ने भी इस बात का ध्यान रखा। वसुंधरा देवी को कभी बृजमोहन के सामने नहीं जाने दिया। अगर वह कभी सामने भी जाती तो न जाने उसके साथ कुछ भी कर बैठते। बृजमोहन उनसे अब सारा रिश्ता तोड़ चुके थे। वसुंधरा देवी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अब उन्हें अपने द्वारा किए गए गद्दारी और धोखे पर बहुत अफसोस था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसी तरह उन सबका जीवन चल रहा था। भावना देवी तो विधवा हो गई थी, लेकिन वसुंधरा देवी विधवा से कम नहीं थी। उनके पति होते हुए भी उनके शकल से नफरत करते थे, उनकी परछाई से नफरत करते थे। बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।